हेलो एवरीवन, विश्वरूप क्लासेस में आपका स्वागत है। जो लास्ट क्लास हमने ली थी ध्वनि के संबंध में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो ठोसों में ध्वनि की चाल अलग होती है, द्रवों में अलग होती है और गैसों में अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है, बेसिकली देखा जाए तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। मूल रूप से देखा जाए, वैसे ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको अधिकांशतः जो ध्वनि तरंगें मिलेंगी वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है ना। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और इनकी चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई है, तो प्लीज़ पहले आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता और घनत्व में भी यदि मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ठोसों की। उससे कम द्रवों की, सबसे कम गैसों की यानी कि वायु की। और इसीलिए ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और वायु में सबसे कम होती है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो जो वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। जब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर पर सेकंड। और इतने ही टेम्परेचर पर जो जल में अगर हम देखें ध्वनि की चाल, जल में, जल क्या है? द्रव होता है। तो अगर हम जल में ध्वनि की चाल देखें तो वो कितनी होती है? वो होती है 1450 मीटर पर सेकंड, 1450 मीटर पर सेकंड। इसी टेम्परेचर पर यदि लोहे में ध्वनि की चाल देखी जाए, लोहे में ध्वनि की चाल, तो वो कितनी होती है? तो वो होती है 331 मीटर पर सेकंड का लगभग 17 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 5500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखिए तीनों के लिए सेम है। वायु में ध्वनि की चाल इतनी होगी, जल में 1450 यानी लगभग 4 गुनी और लोहे में 17 गुनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कारण क्या है? प्रत्यास्थता। ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज़्यादा होता है और गैसों में प्रत्यास्थता का गुण सबसे कम होता है। फिर हमने आपको एक बात और बताई थी कि ध्वनि की चाल जो होती है वो माध्यम का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 331 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर दिया जाए? 22 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान बढ़ा दिया जाए और कितना कर दिया जाए? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चाल होती है वो हो जाती है लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड। आप देख सकते हैं कि पहले कितनी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर? 331 और अब है 344, 344, यानी क्या हुआ? बढ़ गई है। करेक्ट। वैसे भी अगर आपसे कहा जाए कि सामान्य तापमान कितना होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना लेते हैं हम लोग,
तो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसे हम सामान्य तापमान मानते हैं। और इस तापमान पर यदि हम देखें तो जो ध्वनि की चाल है वायु में वो कितनी होती है, लगभग 344 या 345 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमने आपको बताया था कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। क्यों होती है? प्रत्यास्थता और घनत्व के कारण होती है। सबसे ज़्यादा ठोसों में चाल होती है और सबसे कम गैसों में होती है। ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो तरंगों की चाल होती है v, वो बराबर होती है n इंटू लैम्डा के। v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। v क्या है? तरंग की चाल है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। होता क्या है, जब कोई भी ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब आप देखिएगा, v बदलने के लिए n बदलना चाहिए या लैम्डा बदलना चाहिए, या तो आवृत्ति बदलना चाहिए या तरंगदैर्ध्य बदलना चाहिए, या दोनों बदलने चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि जब भी माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना। केवल क्या बदलती है? तरंग दैर्ध्य बदलती है, और तरंग दैर्ध्य के कारण तरंग की चाल भी बदल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि माध्यम बदलने से ध्वनि तरंगों की आवृत्ति नहीं बदलती है। अर्थात किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, केवल तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो ये सब मैंने आपको वो बताया हुआ है जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पराध्वनिक चाल की। पराध्वनिक चाल, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड। तो हम लोग समझेंगे कि पराध्वनिक चाल क्या होती है। देखिए, हम सब लोग एक बात देखते हैं कि जब भी कोई लड़ाकू जहाज यानी कि फाइटर प्लेन हमारे पास से गुजरता है, यानी आसमान में मेरे ऊपर से गुजरता है, तो जब हमें आवाज़ सुनाई देती है तब तक वो जहाज निकल चुका होता है। आवाज़ किसकी? उस जहाज की, उसके इंजन की जो आवाज़ है वो जब तक हमें सुनाई देती है तब तक वो जहाज निकल चुका होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जहाज की स्पीड है, चाल है, वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। इसीलिए जब तक मेरे पास ध्वनि आई तब तक वो जहाज निकल चुका था। करेक्ट। इसके अलावा हम आपको एक बात और बताएंगे कि जब जहाज की आवाज़ आती है तो बहुत ज़ोर से आती है। क्या वाकई में जो जहाज का इंजन होता है वो इतनी ज़ोर से आवाज़ करता है, या ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आती ही है? ठीक है ना। तो समझते हैं सुपरसोनिक स्पीड की। तो देखिए, होता क्या है, जब ध्वनि का स्रोत यानी जिससे ध्वनि आ रही है उसकी चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। ध्वनि का स्रोत ध्वनि की चाल से भी अधिक तेजी से गति करता है तो उसकी चाल कही जाती है पराध्वनिक चाल, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड। आप लोगों ने देखा होगा सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, सुपरसोनिक प्लेन होते हैं। तो सुपरसोनिक का मतलब है कि उन मिसाइलों की या उन प्लेन की जो चलने की गति है, जो स्पीड है, वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। यानी ध्वनि जिस चाल से चलती है वायु में, उस चाल से ज़्यादा चाल से वो गति करते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं पराध्वनिक, है ना। सुपरसोनिक, पराध्वनिक, सुपरसोनिक। अब पराध्वनिक से मिसाइल है तो उसे कहेंगे सुपरसोनिक मिसाइल, या कोई जहाज है तो कहेंगे सुपरसोनिक प्लेन। करेक्ट। तो जब मिसाइल जाती है तो वो भी आवाज़ देती है, जब कोई जहाज जाता है वो भी आवाज़ देता है, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा
कि जो मेरे पास ध्वनि आएगी, मेरे पास जो आवाज़ आएगी वो बाद में आएगी, जहाज़ या मिसाइल निकल चुका होगा पहले ही। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिसाइल की चाल या प्लेन की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा है, अर्थात सुपरसोनिक स्पीड है। तो पराध्वनिक चाल का मतलब क्या होता है, हम लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। जब ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उसकी चाल पराध्वनिक चाल कहलाती है। जब ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उसकी चाल पराध्वनिक चाल कहलाती है, यानी सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। तो अब से आप ये समझ जाएंगे कि सुपरसोनिक शब्द का मतलब होता है कि जो भी वस्तु है उसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो सुपरसोनिक जहाज माने ऐसा जहाज जिसकी गति ध्वनि की गति से ज़्यादा है, यानी कि वो ध्वनि की चाल से अधिक तेज़ी से गति करता है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका सुपरसोनिक स्पीड यानी पराध्वनिक चाल के बारे में। अक्सर आपको ये कई बार सुनने को मिलता है। अब ये जो स्पीड होती है इसको हम नापते किस में है, तो पराध्वनिक चाल जो होती है इसको हम लोग मैक में नापते हैं। किस में? मैक में मापन किया जाता है, मैक में। ठीक है, MAC, मैक। मैक माने जैसे हम कहें कि जहाज़ की जो गति है वो 2 मैक है, 2 मैक है। जैसे मैं कहता हूँ कि जहाज़ की गति यानी कि जहाज़ की जो चाल है वो कितनी है, 2 मैक। इसका मतलब होता है कि ध्वनि की चाल की 2 गुनी है। कोई भी पराध्वनिक चाल ध्वनि की चाल की जितने गुनी होती है उसे उतने ही मैक कहा जाता है। 2 मैक यानी जहाज़ की चाल कितनी है, 2 मैक। इसका मतलब जहाज़ की जो चाल है वो ध्वनि की चाल की 2 गुनी है। अगर लिखा होता 3 मैक तो 3 गुनी है। अब आजकल का जो ज़माना है वो सुपरसोनिक से भी ऊपर चला गया है। अब हो गया है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनने लगी हैं। हालांकि अभी तक हाइपरसोनिक प्लेन नहीं बना है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें बन गई हैं। हाइपरसोनिक जो होते हैं वो सुपरसोनिक से भी कई गुना तेज़ी से गति करते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि प्रघाती तरंगें क्या होती हैं। प्रघाती तरंगें, इनको हम कहते हैं शॉक वेव्स। शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगें। तो देखिए होता क्या है, आपको अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा एक फाइटर प्लेन है। क्या है ये मान लीजिए एक फाइटर प्लेन है। करेक्ट। और ये जो फाइटर प्लेन है वो सुपरसोनिक स्पीड से गति कर रहा है, यानी इसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एयर यानी कि वायु। जब ये जहाज़ तेज़ी से आगे की ओर गति करेगा तो ये क्या करेगा, ये हवा को हटाएगा। हवा को हटाएगा यानी हवा को चीरते हुए ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये आगे की ओर गति करेगा तो ये जो हवा के कण हैं वो पीछे की ओर सापेक्ष गति करेंगे। जैसे हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, हमारी बाइक अगर एक दिशा में जा रही होती है तो हमारे बाल पीछे की ओर उड़ते हैं, या हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी पीछे की ओर उड़ते हैं। हम जा रहे हैं आगे और कपड़े या बाल उड़ रहे हैं पीछे की ओर। कारण क्या है, कारण ये है कि हम
हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हैं तो हवा हमारे सापेक्ष कहाँ जाएगी, पीछे की ओर गति करेगी। तो जब ये जहाज़ तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो ये हवा को चीरते हुए आगे जाएगा। अब ये क्या होगा, सीधी सी बात है, इस जहाज़ के पीछे की ये जो जगह होगी, ये जगह जो होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवा नहीं होगी, यहाँ पर हवा नहीं होगी। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा जहाज़ है, ठीक है ना, ये जहाज़ है। अब यहाँ पे हवा है, जब ये चीरते हुए आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस जगह की हवा को ये हटा देगा, हवा को हटा देगा। तो हवा कैसी हो जाएगी, तिरछी, यानी ऐसे ऐसे हो जाएगी, कट जाएगी हवा, ठीक है ना। तो ये जो पीछे का एरिया बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, हवा नहीं होगी, या ये कहेंगे कि बहुत कम हवा होगी, ठीक है ना। थोड़ी देर की बात करते हैं, जैसे जैसे ये जहाज़ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रिक्त स्थान भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हवा कम होगी, मतलब दाब कम होगा, दाब कम होगा। आपको समझ में ना आए तो ज़रूर हमसे आप कमेंट में पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा कि जब ये जहाज़ आगे की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, आपने पानी में तेज़ी से चलती हुई नाव देखी है, जो मोटर बोट होती है, जब वो तेज़ी से चलती तो क्या करती है, वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तो पीछे क्या होता है, पीछे पानी एक जगह ऐसी होती है बोट के पीछे, वहाँ पे पानी चिरता हुआ चला जाता है, यानी कि पानी की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हवाई जहाज़ किसको चीर रहा है, हवा को। तो हवा इधर उधर कट जाएगी, यानी ठीक पीछे क्या होगा, यहाँ पे हवा कम होगी, यानी दाब कम होगा। तो ये जो आसपास की हवा है, ये जो हवा है, ये हवा यहाँ से देखोगे तो दाब कैसा होगा, अधिक होगा। ऊपर से देखोगे तो यहाँ से भी क्या होगा, दाब अधिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हवा है और यहाँ पे भी हवा है, तो ऊपर नीचे दाब होगा ज़्यादा और जहाज़ के ठीक पीछे दाब होगा कम। तो अब आप खुद सोचिए कि हवा कहाँ जाती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर। जहाँ दाब कम होता है वहाँ हवा जाती है, तो क्या होगा, ये सारी हवाएं कहाँ मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। कहाँ, जहाज़ के पीछे मिलना शुरू कर देंगी, ठीक ना। तो ये बहुत तेज़ी से हवा में एक तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो बहुत अधिक ऊर्जा रखती हैं, और ऐसी तरंगों को हम कहते हैं प्रघाती तरंगें। करेक्ट। जहाज़ आगे बढ़ेगा, हवा को चीरते हुए आगे बढ़ेगा, जहाज़ के पीछे कम वायु दाब का एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, हवा में अधिक ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम प्रघाती तरंगें कहते हैं। ठीक, शॉक वेव्स। ये प्रघाती तरंगें जो होती हैं ना, इनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि जब ये हमारी घरों की कांच की खिड़कियों से टकराती हैं तो खिड़की के शीशे भी फूट सकते हैं, हमेशा नहीं, फूट सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब होता क्या है, एक तो ये हवाई जहाज़ चल रहा है तो इसकी आवाज़ है, इसकी ध्वनि है, और ये सारी तरंगें यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है ना। तो इनके मिलने से और इसकी आवाज़ मिलने से एक बहुत तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं ध्वनि बूम। क्या कहते हैं, ध्वनि बूम, ध्वनि बूम, है ना। और यही ध्वनि बूम जो होता है वो हमें तेज़ी से सुनाई देता है, जैसे कि हमारा कान फट रहा है, इतना तेज़ आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है ना। तो ध्वनि बूम कुछ और नहीं है बल्कि प्रघाती तरंगें ही ध्वनि बूम के रूप में होती हैं और हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत इजी है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाई प्रघाती तरंगें, अगर उसमें कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि संडे टू संडे, यानी जिस दिन छुट्टी होती है हमारी, उस दिन हम कोई क्लास नहीं लेंगे, बल्कि जो आपके डाउट रहा करेंगे, जो डाउट सेशन होगा, जो भी मेरे पास कमेंट सेक्शन में आएंगे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम सेशन रखा करेंगे, ठीक है, संडे टू संडे। हालांकि इस संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। देखिए,
और हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे हम बाइक पे बैठे हुए जा रहे हैं और बाइक बहुत तेज़ चल रही है, तो क्या होगा, हम अगर मान लीजिए हमने जैकेट पहनी हुई है और या कोई भी जैकेट की बजाय मान लीजिए कोई कपड़ा हमने ओढ़ा हुआ है, सपोज हमने एक अंगोछा ओढ़ा हुआ है, टॉवेल हमने ओढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उस टॉवेल के जो 2 एंड होंगे वो हमारे पीछे ऐसे ऐसे उड़ रहे होंगे। मतलब जैसे ये टॉवेल हमने ऐसे डाल ली, टॉवेल या मान लीजिए कोई अंगोछा डाल लिया हमने, तो वो क्या होगा, उसके दोनों एंड ऐसे ऐसे पीछे की तरफ उड़ रहे होंगे और आप नोटिस करेंगे कि वो दोनों एंड आपस में बार बार क्या होगा, टकराएंगे, आपस में बार बार टकराएंगे। रीज़न क्या है टकराने का, कि जब हम तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हैं, तो हम अपने पीछे एक ऐसा स्थान छोड़ते चले जा रहे हैं जहाँ हवा कम है, यानी वायु दाब की कमी हो जाएगी। तो इधर उधर क्या हो जाएगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा। तो दोनों तरफ दाब अधिक है, बीच में दाब की कमी है, तो वो जो कपड़ा होता है वो बार बार पीछे आपस में टकराता है। क्यों? क्योंकि हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है। करेक्ट। चलिए, हाँ, प्रघाती तरंगों के बारे में जो हमने बताया है उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए। बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन की। देखिए, परावर्तन क्या है? प्रकाश में परावर्तन होता है क्या, कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हालांकि मैं भी ये जो प्रकाश वाला टॉपिक है वो क्लास 10th में है और उसको मैं भी पढ़ाऊँगा। तो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, इसके अलावा जो अविलंब है और आपतित किरण परावर्तित किरण है वो भी एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन के नियम। हालांकि उस पर अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पढ़ना है ध्वनि का परावर्तन। क्या जिस तरह से प्रकाश की जो किरणें होती हैं या तरंगें होती हैं एक माध्यम से टकरा करके लौट जाती हैं, क्या उस तरह से ध्वनि की तरंगें भी लौटती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे? देखिए, मान लीजिए कहीं पर कुआं है, कुआं, और उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है। अगर हम कुएं के किनारे पर जाएंगे और ताली बजाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ताली की आवाज़ एक बार और सुनाई देगी। यानी जो ताली हमने बजाई है वो तो आवाज़ सुनाई देगी ही देगी, थोड़ी देर बाद ही आपको एक और ताली की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कुआं के अंदर किसी ने ताली बजाई हो। या हम कुछ बोलेंगे, सपोज हमने बोला ओम, तो हम ओम बोलेंगे तो आपको एक ओम की ध्वनि वापस भी सुनाई देगी, जैसे कुएं के अंदर कोई बैठ के बोल रहा हो। तो ये क्यों हो रहा है? होता क्या है कि जब ध्वनि की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, यानी टकराती हैं, तो दूसरे माध्यम से टकरा करके वापस लौट आती हैं। इसी को कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। फिर से सुनिए, ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब टकराती हैं तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखे दे रहे हैं, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम में जाती हैं तो टकरा करके वापस लौट आती हैं, तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया
कि मान लीजिएगा जैसे ये एक कुआं है, ये एक कुआं है और इसमें यहाँ तक क्या भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। कुआं में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये कुआं है। तो इसमें जब हम ऊपर से चिल्लाएंगे तो जो ध्वनि तरंगें होंगी वो नीचे जाएंगी और क्या होगा, इस पानी के तल से टकरा करके वापस आएंगी। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे हमने बोला है कुछ, मान लो हमने ताली बजाई, तो ताली जब बजाई है तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी, तो वो ध्वनि आपके कानों तक जाएगी, वो तो हमने सुन लिया कि ताली बजी। अब ध्वनि जो होती है वो चारों तरफ चली जाती है, तो कुछ तरंगें ध्वनि की ताली आपने कुआं के ऊपर बजाई है, यहाँ पे बजाई है, तो कुछ ध्वनि तरंगें कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी और पानी की तल से टकरा करके वापस आएंगी, तो फिर से हमें ताली की आवाज़ सुनाई देगी। अब इसी की ताली की आवाज़ क्यों सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माध्यम क्या है, वायु है, और यहाँ पे माध्यम क्या है, जल है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि तरंग जा रही है तो टकरा करके वापस आ रही है, करेक्ट। अब ये जो ध्वनि का परावर्तन होता है ये किस नियम से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के समान ही होता है। यानी जिन नियमों का पालन प्रकाश के परावर्तन में होता है, उन्हीं नियमों का पालन ध्वनि के परावर्तन में भी होता है। बस दो अंतर हैं। क्या? पहला अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला अंतर ये है कि जो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो देखिएगा। एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य से, प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि तरंगदैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है, प्रकाश की या ध्वनि तरंगों की, तो जवाब है ध्वनि तरंगों की। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, जिसके कारण ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए परावर्तक तल बड़ा होना चाहिए, परावर्तक तल बड़ा होना चाहिए। देखिए, जो तरंगों का परावर्तन होता है उसके लिए कंडीशन होती है क्या, कि जो परावर्तक तल है वो तरंगदैर्ध्य के हिसाब से होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य कम तो परावर्तक तल छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो परावर्तक तल बड़ा होना चाहिए। तो अभी देखिए, प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है कम, तो एक छोटे से टुकड़े से भी प्रकाश तरंगों का परावर्तन हो सकता है। यानी एक छोटा सा कांच का टुकड़ा ले लो, उसमें एक तरफ पॉलिश हो, तो उससे भी परावर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या इतने छोटे से टुकड़े से ध्वनि का परावर्तन होगा, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है ज़्यादा, इसीलिए इनके परावर्तन के लिए परावर्तक तल बड़ा होना चाहिए। जैसे कुआं में भरा हुआ ये पानी है ना, ये तल काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहाँ से ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। छोटा सा कोई तल होगा अगर, तो उससे ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात ये है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो हमेशा चिकने तल से होता है, चिकना पॉलिशदार तल हो, चिकना तल हो, जैसे कांच। लेकिन ध्वनि के परावर्तन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। यानी ध्वनि का परावर्तन खुरदुरे तल से भी हो सकता है, जैसे दीवारें, ईंट, जो ईंट होती है, केवल ईंटों से बनी दीवार हो, उससे भी परावर्तन हो जाएगा। यहाँ तक कि जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों से भी ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो ध्वनि के परावर्तन के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, ध्वनि परावर्तन के लिए चिकना पृष्ठ आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मतलब खुरदरा तल है, दीवार है,
ईंट है, पत्तियां हैं, तो पेड़ पौधे हैं घने अगर जंगल में, इन सब से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। क्लियर? तो ये दो अंतर हैं ध्वनि और प्रकाश के परावर्तन में। बाद बाकी ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही होता है। ठीक है, मैं आपको प्रघाती तरंगों की परिभाषा नहीं लिखवा पाया हूँ, तो मैंने बोला हुआ, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जब कोई ध्वनि स्रोत पराध्वनिक चाल से गति करता है तो वायु में उच्च ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें प्रघाती तरंगें कहते हैं। क्या बोला हमने? जब कोई ध्वनि स्रोत क्या करता है, पराध्वनिक चाल से गति करता है तो वायु में उच्च ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम प्रघाती तरंगें कहते हैं। और इन्हीं प्रघाती तरंगों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। ध्वनि बूम। ध्वनि बूम क्यों कहते हैं? एक्चुअली हमने आपको बताया कि ऐसी कोई वस्तु जब गति करेगी तो वस्तु गति आगे करती जाएगी, पीछे एक कम वायु दाब का स्थान छोड़ती जाएगी, तो बाहर से वायु वहाँ पे इकट्ठी होगी, तो बहुत तेज ऊर्जा से और बहुत इकट्ठी से एकदम से तरंगें उत्पन्न होती हैं, तेज आवाज़ आती है, बंधी हुई हवा आती है, उसी को हम कहते हैं ध्वनि बूम या प्रघाती तरंगें। ये शक्तिशाली होती हैं, इनमें ऊर्जा होती है, यहाँ तक कि हमारे मकानों के, घरों के जो खिड़कियाँ होती हैं उनके शीशे टूट सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया ध्वनि का परावर्तन। अब ध्वनि के परावर्तन के लिए कुछ एक अनुप्रयोग होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, हम उनको भी कर सकते हैं, जिससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ध्वनि में परावर्तन होता है और वो प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही होता है। तो देखते हैं पहला इसका हम प्रैक्टिकल। देखिए, ये प्रैक्टिकल है जिसके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ध्वनि में परावर्तन होता है और वो बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन जैसा होता है। देखिए कैसे। क्या किया, एक चिकना तख्ता ले लिया, सपोज लोहे का या किसी धातु की शीट का या लकड़ी का कोई एक चिकना हमने टुकड़ा ले लिया, बड़ा सा प्लाई ले ली मान लो, ठीक है, वो हमने ऊपर ऐसे रख ली। ये क्यों रखी है? ताकि जब ध्वनि इससे टकराए तो इसके पार नहीं जा पाएगी। ध्वनि लकड़ी की प्लाई को या लकड़ी के गत्ता को या लोहे की चादर को पार नहीं कर सकती है। और क्या किया, यहाँ बीच में भी हमने एक लकड़ी का बोर्ड लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रखी है घड़ी। ये क्या रखी है? घड़ी। अब जब ये घड़ी चलेगी तो इसके सुइयों की टिक 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 की आवाज़ आएगी। घड़ी जब चलती है तो टिक 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 ऐसे आवाज़ आती है। तो वो जो टिक टिक की आवाज़ है वो सीधे हमारे कान तक ना पहुँचे, इसके लिए हमने बीच में एक लकड़ी का बोर्ड लगा दिया है, जिससे क्या होगा, जो ध्वनि तरंगें होंगी वो सीधे मेरे कान तक नहीं पहुंच पाएंगी। अब हमने मान लीजिए 2 पाइप ले लिए। ये पाइप किसी के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं या किसी कार्डबोर्ड के, यानी कि मोटा जो कागज़ होता है उसके हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो हमने ये 2 पाइप ले लिए और एक पाइप के पास में हमने क्या रख दी? घड़ी, और दूसरे पाइप के पास में हमने रख लिया अपना कान, और दोनों पाइप हमने ऐसे चिकने तख्ते से लगा दिए। अब क्या होगा, ये जब घड़ी चलेगी तो टिक 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 की ध्वनि उत्पन्न होगी और वो इस नली के द्वारा तरंगों के रूप में आगे जाएगी। आगे जाकर के क्या होगा, इस तख्ते से टकराएगी और टकरा करके वापस आएगी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कान है। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस पाइप से क्या आ रहा है, टिक टिक की आवाज़ आ रही, और इस पाइप को हमने कान में लगाया हुआ है ऐसे करके। तो जब हम इसको पाइप के ऐसे डायरेक्शन बदलते हैं तो एक निश्चित दिशा में जाकर के हमें टिक 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 की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मतलब जैसे ये पाइप ऐसा है और ये पाइप अगर हम ऐसा कर दें और इसके पास में अपना कान लगा लें तो आपको टिक टिक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी या बहुत कम देगी। लेकिन जब हम इसको घुमाते घुमाते एक निश्चित दिशा में लाएंगे तो हमें इसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और उस स्थिति में ये देखा जाता है कि ये जितना कोण बनता है, ये जितना कोण बनता है उतना ही ये कोण बनता है, अर्थात ये कोण जितना बनता है उतना ही ये कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर आते हैं। इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो घड़ी की आवाज़ इस पाइप से होकर जाएगी और तख्ते से टकरा करके इधर वापस आएगी। इधर क्या है, हमारा कान है, तो हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। एक तो ये प्रयोग होता है।
एक और प्रयोग होता है अवतल, कोई अगर हम एक ऐसा तल ले लें जो अवतल हो और ध्वनि का परावर्तन कर रहा हो, तो हम उसके द्वारा भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक विशेषता होती है, ध्यान से सुन लीजिए क्या। जैसे ये अवतल दर्पण है, देखिए प्रकाश के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए बस। तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसमें एक फोकस होता है, इसका क्या होता है? फोकस। तो अगर कोई वस्तु फोकस पर रख दी जाए तो फोकस से जाने वाली जितनी भी किरणें होती हैं, जितनी भी किरणें होती हैं फोकस से जाने वाली, वो सारी किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? परस्पर समांतर हो जाती हैं, परस्पर समांतर हो जाती हैं, ऐसे परस्पर समांतर हो जाती हैं। तो ये तो प्रकाश तरंगों की बात रही। क्या ये चीज़ ध्वनि तरंगों पे भी लागू होती है? तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या प्रैक्टिकल करते हैं? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक अवतल है और कैसा है? परावर्तक तल है, यानी कि ध्वनि का परावर्तन कर देता है। ध्वनि वैसे भी कोई ठोस अगर तल हो तो उसके आर पार नहीं जा पाती है, ठीक है ना, चाहे पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी हो, वो तो प्रकाश के लिए होता है। ध्वनि के लिए कोई भी ठोस तल पार करना मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं होता है। तो ये मान लीजिए एक अवतल है, ठोस है, और इससे ध्वनि का परावर्तन होता है, और ये है इसका फोकस। और हमने इसके फोकस पर रख दी एक घड़ी। क्या रख दी? घड़ी। ये है घड़ी। तो घड़ी से क्या होगा? टिक 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 की साउंड उत्पन्न होगी, यानी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी, और वो ध्वनि तरंगें क्या होगा? इस घड़ी से चलेंगी सभी दिशाओं में, ऐसे चलेंगी और इस अवतल से टकराएंगी। चूँकि हमने आपसे कहा कि ध्वनि का परावर्तन बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन जैसा होता है, ये प्रूव हो जाता है प्रैक्टिकल के द्वारा। तो होता क्या है? ये किरणें, जितनी ध्वनि की तरंगें होती हैं, ये अवतल से टकराने के बाद कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। कैसी? समांतर हो जाती हैं। तो क्या हुआ? ये ध्वनि यहाँ से घड़ी से उत्पन्न हुई, तरंगें इस अवतल तल से टकराई और फिर समांतर हो गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं? फिर से एक अवतल रख देते हैं, ये भी परावर्तक तल है। अब क्या होता है? इससे परावर्तन के बाद ये सारी जो ध्वनि तरंगें होती हैं फिर से कहाँ मिल जाती हैं? इसके फोकस पर मिल जाती हैं। कैसे पता फोकस मिल जाती हैं? अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक रबड़ की नली रख देते हैं, रबड़ की नली, और इस नली के मुख पे हम क्या लगाएं? अपना कान लगाएं, तो हमें टिक 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 की ध्वनि बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। तो ये कब हो पा रहा है? ध्वनि तरंगें फोकस पे थी, ये चली, टकराने के बाद समांतर हो गई, और समांतर ये ध्वनि तरंगें जब अवतल से फिर टकराई तो फिर से फोकस पे इकट्ठी हो गई, और इसीलिए यहाँ पे हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ऐसा ये तभी हो सकता है जब ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के जैसा हो रहा हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि प्रतिध्वनि क्या होती है? इको। इको होता क्या है ना? तो देखिए, मान लीजिए हम कहीं पर खड़े हैं और हमसे थोड़ी दूरी पर जा कर के एक ऊंची सी कोई पहाड़ी है, या ऊंची सी कोई चोटी है, या मान लो एक बड़ी सी कोई दीवार खड़ी है हमसे दूरी, थोड़ा दूर है ना। और फिर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम चिल्लाते हैं। चिल्लाने का मतलब है कि ध्वनि तरंगें जाती हैं, और जाने के बाद हमारे मुंह से निकली, गई कहाँ गई? उस दीवार से टकराई, या उस चोटी या पहाड़ी से टकराई, और टकरा करके वापस आई। जब वापस आएंगी तो हमें फिर से ध्वनि सुनाई देगी। जब हम चिल्लाए तो चिल्लाने पे जो भी हमने चिल्लाया, मान लीजिए हमने किसी का नाम लिया, हमने बुलाया राम, तो हमें राम जब हमने बोला तो वो सुनाई दिया। फिर क्या हुआ? मेरी ध्वनि तरंगें उस पहाड़ी तक गई, टकराई, टकरा करके वापस आई, तो हमें फिर से एक राम सुनाई दी। यानी क्या हुआ? ध्वनि की पुनरावृत्ति हो गई, ध्वनि हमें दोबारा रिपीट होकर सुनाई दे रही है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रतिध्वनि, इको। तो इको में क्या होता है? प्रतिध्वनि में क्या होता है? हमारी ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी पहाड़ी, चोटी या दीवार से टकराती हैं, या किसी तल से टकराती हैं, और टकरा करके जब वापस आती हैं तो पुनः हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि की इसी पुनरावृत्ति को, रिपीटेशन को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन प्रतिध्वनि सुनाई दे, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
कंडीशन ये है कि जो आवाज़ वापस आ रही है वो कम से कम 1/10 सेकंड के बाद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ध्वनि हम सुनते हैं तो जैसे मान लो हमने सुना राम, जो हमने बोला वही हमारे कानों ने सुना राम। अब वो राम जो है ना, उसकी संवेदना हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकंड तक रहती है। यानी वो राम हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक सुनाई देता है। यदि उस बीच में दूसरा राम आएगा तो वो हमें सुनाई नहीं देगा। दूसरा वाला राम हमें कब सुनाई देगा? जब पहले राम की जो संवेदना है हमारे मस्तिष्क में वो मिट जाएगी। यानी कोई जब हम सुनते हैं बात, ध्वनि सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो उस बात की मतलब बात ख़त्म होने के बाद भी वो मेरे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। तो जब तक वो बात रहेगी तब तक हमें दूसरी ध्वनि क्लियर सुनाई नहीं देगी। तो प्रतिध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए आवश्यक है कि जो ध्वनि आ रही है, प्रतिध्वनि आ रही है, वो कम से कम 1/10 सेकंड के बाद आए। ठीक है ना? तो लिखते हैं प्रतिध्वनि क्या होती है। तो जब ध्वनि स्रोत से कुछ दूरी पर क्या होता है, कोई पहाड़ी या चोटी या ऊंची दीवार होती है, ऊंची दीवार होती है, तो ध्वनि तरंगें पहाड़ी से टकराकर, मैं पहाड़ी लिख रहा हूं केवल, पहाड़ी, चोटी, ऊंची दीवार तीनों की बात हो रही है, पहाड़ी से टकराकर वापस आती हैं। तो क्या होता है, जिसके कारण हमें माने ध्वनि स्रोत जो वहाँ पे है, जिसके कारण हमें ध्वनि के बाद एक और ध्वनि सुनाई देती है, एक और ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है? तो अब ध्वनि की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ध्वनि की इस पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए ज़रूरी क्या है कि प्रतिध्वनि कम से कम 1/10 सेकंड के बाद मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है? क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 1/10 सेकंड तक किसी भी ध्वनि की जो एक संवेदना होती है वो मेरे मस्तिष्क में बनी रहती है। ये बातें आप लिख लीजिएगा। देखिए, क्लास में हर बात हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, आपको सुनकर क्लास को पॉज करके बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास में आपको ये मेहनत करनी पड़ती है। बाद बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हम आपको ग्रुप में धीरे धीरे करके प्रोवाइड करा ही देते हैं, लेकिन यदि आप अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करना चाहते हैं तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। आप सोचें कि मैं पूरा इस पर लिखता चला जाऊँ और आप उसको छाप लें, ये संभव नहीं है। आपको क्लास को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट ले करके लिखना पड़ेगा, जो हमने बोला है वो सुन करके लिखना पड़ेगा। अब अभी हमने आपसे कहा कि प्रतिध्वनि हमें तभी सुनाई देती है जब वो 1/10 सेकंड बाद सुनाई दे। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि वो पहाड़ी हमसे कुछ निश्चित दूरी पर होना चाहिए, या वो दीवार हमसे कुछ निश्चित दूरी पर होना चाहिए। यदि वो मेरे बहुत पास होगी तो क्या होगा,
तब तो मेरी ध्वनि तरंगें जाएंगी, उससे टकरा करके तुरंत वापस आ जाएंगी, यानी 1/10 सेकंड से पहले ही वापस आ जाएंगी। और अगर 1/10 सेकंड से पहले वापस आ जाएंगी तो फिर हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो वो जो पहाड़ी है या दीवार है वो हमसे कुछ निश्चित दूरी पर होना चाहिए। तो वो दूरी जो निश्चित होती है वो न्यूनतम होती है 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। ये कम से कम दूरी है। इससे कम दूरी पर यदि कोई पहाड़ी होगी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। इससे ज़्यादा दूरी पर होगी सुनाई देगी, 20 मीटर पे होगी सुनाई देगी, 25 पे होगी सुनाई देगी, लेकिन अगर 16 मीटर पे होगी तो सुनाई नहीं देगी। तो ये 17.2 मीटर यानी 17.2 मीटर दूरी आई कहाँ से है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कोई यहाँ पे चोटी है या दीवार है, कुछ भी है, तो क्या होगा, स्रोत से ध्वनि तरंगें जाएंगी इस दीवार तक या पहाड़ी तक और टकरा करके वापस आएंगी। तो अगर हम ये कहें कि ये x दूरी तरंगें गई हैं तो x दूरी आई हैं, पहले तरंगें स्रोत से चलेंगी इस पहाड़ी तक जाएंगी। ये मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ी है, या मान लो दीवार है, तो दीवार तक की दूरी कितनी है, x। तो ये x दूरी पहले ये जाएंगी तरंगें, फिर टकरा करके x दूरी वापस आएंगी और तभी हमें दूसरी ध्वनि सुनाई देगी। अब हमने आपसे कहा कि हमें दूसरी ध्वनि कम से कम 1/10 सेकंड के बाद सुनाई देनी चाहिए। यदि इससे पहले सुनाई देगी तो हम प्रतिध्वनि नहीं सुन पाएंगे। तो तरंगों को पहाड़ी तक जाने में और पहाड़ी से पुनः इसी स्थान तक आने में जो टोटल समय लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, कम से कम वो लगना चाहिए 1/10 सेकंड। इससे कम समय नहीं लगना चाहिए, कम से कम इतना समय लगना चाहिए। दूरी कितनी तय कर रही हैं, दूरी तय कर रही हैं 2x। x जाएगी तरंग, x आएगी। चाल कितनी होती है, तो देखिए सामान्य ताप अभी हमने आपको बताया है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और सामान्य ताप पर जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 344 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गई, ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। अब चाल दूरी समय में हमें एक संबंध पता है, क्या, कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है 2x, चाल कितनी है 344 इंटू समय कितना है 1/10। तो जब 1/10 हो जाएगा तो हो जाएगा 30.44 है ना। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17.2 क्या मीटर। क्यों, क्योंकि x दूरी और दूरी का मात्रक हम क्या ले रहे हैं, मीटर लेके चल रहे हैं। तो जो दूरी निकल के आ रही है x की वैल्यू वो कितनी आ रही है 17.2 मीटर, यानी वो पहाड़ी या चोटी या दीवार कम से कम स्रोत से 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और जो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जल्दी ही कोई सेशन लूँगा और उस सेशन में उनके वो सारे जो क्वेश्चन हैं, जो डाउट हैं, उनको क्लियर करूँगा। तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छे से समझ में आती है तो अप्रिशिएट कीजिएगा, और अच्छी लगे तो दूसरे जो स्टूडेंट्स साथ के उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।